हाय फ्रेंड्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी इन 2022 एंड 23, यानी कि जो साल अभी ख़त्म हुआ, फाइनेंशियल ईयर अप्रैल 2022 से मार्च 2023 का जो फाइनेंशियल ईयर था, उसमें जो इंडियन इकोनॉमी के इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उसको एट अ ग्लांस क्विकली डिस्कस करेंगे। आपके लिए सिंपल भाषा में उसको कोलेट किया गया है और टर्म बाय टर्म आपको एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कैपेक्स। कैपेक्स आप अखबार में अक्सर देखते रहते हैं, न्यूज़पेपर्स में देखते रहते हैं, इकोनॉमिक मैगजीन्स में देखते रहते हैं। दोस्तों, कैपेक्स होता है, शॉर्ट फॉर्म है कैपिटल एक्सपेंडिचर का। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? यानी कि फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करना। कैपिटल यानी जैसे मशीनरी अगर कोई कंपनी बाय कर रही है तो वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अगर कोई गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग पे स्पेंड कर रही है, एयरपोर्ट बना रही है, रोड्स बना रही है, रेलवे स्टेशन बना रही है, बुलेट ट्रेन्स बना रही है, तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर का शॉर्ट फॉर्म। यहाँ डिटेल दी गई है कि कैपेक्स रिमेन्ड द लिंचपिन। लिंचपिन का मतलब होता है वाइटल ऑफ द गवर्नमेंट्स स्पेंडिंग स्ट्रेटेजी दिस ईयर। यानी कि आपको क्वेश्चन आ सकता है कि द मेजर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग दिस ईयर वॉज व्हाट, तो आपका ऑप्शन है कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपको बताना चाहूंगा आपकी जानकारी के लिए कि अगर कोई गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर पे अपनी स्पेंडिंग्स बढ़ाती है बजट में और ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो वो एक बहुत अच्छा सिग्नल होता है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, कंट्री की प्रोग्रेस के लिए। सेकंड क्वेश्चन, द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टू कैपिटल आउटले, उसका शॉर्ट फॉर्म रिको अक्सर रिपोर्ट्स में अखबार में यूज होता है। हम सोचते रहते हैं RECO पता नहीं क्या होता है। ये एक तरह का रेशियो है। रेशियो किस चीज का है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अपॉन कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? यानी कि जो ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर है उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक शॉर्ट टर्म नेचर का होता है और ये डेली एक्सपेंसेस पे होता है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर है, ये फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट है। तो अगर ये रेशियो घट रहा है तो ये अच्छी बात होती है इकोनॉमी के लिए। तो वहीं यहाँ इस पॉइंट में यही एक्सप्लेन किया गया है कि रिको का रेशियो 5.4 जो कि 2021-22 में था से घट के 4.7 हुआ 2022-23 में, जो कि अच्छी बात है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस, और कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी फिक्स्ड एसेट एक्सपेंसेस। तो फिक्स्ड एसेट में जो इन्वेस्टमेंट होती है वो फायदेमंद होती है। शॉर्ट टर्म ऑपरेशनल एक्सपेंसेस जितने घटे, जितना कोई गवर्नमेंट घटा सके उतनी अच्छी बात होती है। थर्ड क्वेश्चन है, टैक्स रेवेन्यूज रिमेन्ड रोबस्ट, यानी कि जो टैक्स से इनकम है वो अच्छी रही। तो ये भी बहुत अच्छा संकेत है इकोनॉमी के लिए और गवर्नमेंट की वर्किंग्स को ये दिखाता है। तो इंडियन इकोनॉमी की ये स्ट्रेंथ को दिखाता है। तो टैक्स रेवेन्यू किस लिए अच्छे रहे? रिमेन्ड रोबस्ट, अंडरपिन्ड का मतलब होता है सपोर्टेड बाय गुड GST कलेक्शंस एंड डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस। यानी कि गवर्नमेंट ने टैक्स कलेक्शन का काम बहुत अच्छे से किया, इसलिए GST और डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन से अच्छा पैसा टैक्स रेवेन्यू में जमा हुआ। अब उसको अगर अच्छी जगह पे यूटिलाइज करेंगे तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट, द इकोनॉमी विल ग्रो एंड द कंट्री विल प्रोग्रेस। तो टैक्स रेवेन्यू अच्छा जनरेट हुआ, ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप है कि उसको अच्छे तरह से इस्तेमाल करें, यानी कि जैसे ऊपर डेली ऑपरेशनल एक्सपेंसेस पे कम इस्तेमाल करें और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड एसेट्स पे ज्यादा इस्तेमाल करें। फोर्थ क्वेश्चन, दोस्तों ये एक लंबा पॉइंट है, इसमें सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स हम डिस्कस करते हैं। जल्दी से इस पॉइंट को पढ़ते हैं। इन द फिस्कल अरीना अ लैंडमार्क डेवलपमेंट वाज द फर्स्ट इशू ऑफ सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स। फर्स्ट टाइम दोस्तों इंडिया में सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स इशू हुए हैं।
सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसका बजट में जिक्र करा था। तो आरबीआई ने फर्स्ट टाइम सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स इशू करे हैं। इसमें क्या होता है, इन बॉन्ड से जो इन्वेस्टमेंट इकट्ठा होता है उसको जो कार्बन इमिशंस हैं उसको रिड्यूस करने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें लगाया जाता है। जो पोल्यूशन रिड्यूस करने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें लगाया जाता है। तो जो क्लाइमेट को इम्प्रूव करने के लिए प्रोजेक्ट्स हैं उसमें लगाया जाता है, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी हो गया इन सब चीज़ों में। तो अंडर दिस आरबीआई फॉर द फर्स्ट टाइम इशूड ऑक्शन सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स। आपसे पूछा जा सकता है कि सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स का दूसरा नाम क्या है, तो आंसर है क्लाइमेट बॉन्ड्स। और आपसे ये पूछा जा सकता है आरबीआई ने कितने रुपए के बॉन्ड्स इशू करे, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स इशू करे, तो आंसर है ₹8,000 करोड़ के। कितनी ड्यूरेशन के इशू करे, दो उसमें ट्रांचेज में इशू करे हैं सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स 2028, यानी कि उनकी एक ग्रीन बॉन्ड इशू करा है जिसकी मैच्योरिटी 2028 में है, दूसरा ग्रीन बॉन्ड इशू करा है जिसकी मैच्योरिटी 2033 में है। तो यानी कि 5 और 10 साल की ड्यूरेशन के ग्रीन बॉन्ड्स इशू करे हैं। जो इससे पैसा इकट्ठा होगा वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स में लगाया जाएगा। अब 5% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट शैल बी ओपन फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स, यानी कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो 95% इन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी कि जो ज़्यादातर बॉन्ड्स हैं वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कंपनीज की इन्वेस्टमेंट के लिए हैं। और रिटेल इन्वेस्टर्स यानी कि आप और मैं, वो 5% का कोटा 8,000 करोड़ का 5% निकाल लीजिए, उतना ही रिटेल इन्वेस्टर्स अलाउड परमिटेड हैं। और ध्यान देने वाली बात यह भी है कि देयर इज नो कैप ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन दीज बॉन्ड्स, क्योंकि ये बॉन्ड्स बहुत ही क्लाइमेट सेंट्रिक हैं और पूरे वर्ल्ड के लिए बेनिफिशियल हैं कि हम कार्बन इमिशन घटाएं। तो इसलिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे इस पे कोई कैप नहीं लगा, 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्पाइट प्रोलॉन्ग्ड जियोपॉलिटिकल टेंशंस एंड स्लोइंग ग्लोबल ट्रेड, इंडियाज मर्चेंडाइज exports touched $450 billion during 2022, which is 6.7% above the previous year's record level. That means increase, यानी कि यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है जो हमारा मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है वो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स होने के बावजूद भी 2021-22 के कंपैरिजन में बढ़ा है। लेकिन एक बात और कि मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट हम जितना करते हैं उससे ज़्यादा हम इंपोर्ट करते हैं, तो अभी भी हम ट्रेड डेफिसिट हैं मर्चेंडाइज में, मर्चेंडाइज सेक्टर में। और यही हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं आईटी सेक्टर की, जिसे सर्विसेज एक्सपोर्ट्स कहा जाता है, उसमें हम ट्रेड सरप्लस हैं। तो 6th क्वेश्चन करते हैं, इंडिया विटनेस्ड अ ट्रांजिशन फ्रॉम नेट इंपोर्टर टू एक्सपोर्टर, यानी कि पहले हम इंपोर्टर थे। और क्वेश्चन ये आ सकता है कि हम इस साल एक्सपोर्टर किन किन, नेट एक्सपोर्टर किन किन चीज़ों में बने हैं, तो आंसर है मोबाइल फोन्स में, टॉयज में, और हमने 10-fold इंक्रीज रजिस्टर किया है डिफेंस गुड्स के एक्सपोर्ट में। तो यानी कि आंसर है टॉयज, मोबाइल फोन्स, और क्वेश्चन आए 10-fold इंक्रीज किसके एक्सपोर्ट में किया, तो यानी कि डिफेंस गुड्स में किया। ये सब किन गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से हुआ वो नीचे डिस्कस्ड है। ये सारा हुआ मेक इन इंडिया पॉलिसी की वजह से, आत्मनिर्भर भारत की जो पॉलिसी है उस वजह से। तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स हमारे डेफिसिट हैं, मतलब मर्चेंडाइज इंपोर्ट हम ज़्यादा करते हैं एक्सपोर्ट से, और सर्विसेज एक्सपोर्ट्स लिखा है कि हमने स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रजिस्टर करी। तो अगर आपसे क्वेश्चन आए कि मर्चेंडाइज सेक्टर में क्या इंडिया इज अ एक्सपोर्टर, जो फाइनल एक्सपोर्टर है या इंपोर्टर है, तो आंसर है फाइनल इंपोर्टर है, क्योंकि इंपोर्ट हम ज्यादा कर रहे हैं। लेकिन सर्विसेज सेक्टर में इंडिया इज अ फाइनल एक्सपोर्टर, क्योंकि जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उससे बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे एक्सपोर्ट जो सर्विसेज सेक्टर का एक्सपोर्ट है उसने 27.9% की ग्रोथ रजिस्टर करी,
और सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में अगर आपको क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से फील्ड्स, कौन कौन से वर्टिकल्स शामिल हैं, तो कहेंगे सॉफ्टवेयर सर्विसेज एक्सपोर्ट के अंदर आएगा। आईटी सर्विसेज भी सर्विसेज एक्सपोर्ट में आएंगी। बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट यानी बीपीओज, वो भी सर्विस एक्सपोर्ट में आएंगे। इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डिजाइन, वो भी सर्विस एक्सपोर्ट की कैटेगरी में आएगा। और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स भी हमारे बड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद इन कैपिटल फ्लोज नेट इनफ्लोज अंडर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अल्बाइट स्ट्रॉन्ग वर लोअर, यानी कि जो एफडीआई 2022-23 में आई वो अच्छी थी, लेकिन 2021-22 के मुकाबले कम थी। तो अगर क्वेश्चन आता है कि एफडीआई 2022-23 में बढ़ा है, तो आंसर है नो। और इसके आगे बता रहे हैं कि हमारे कंट्री से जो एफडीआई बाहर निकला वो ज्यादा था। क्यों ज्यादा था? क्योंकि आप जो ग्लोबल क्राइसिस चल रहे हैं वॉर की वजह से, उसकी वजह से इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स ईएमईज में कम थे। ईएमईज क्या होते हैं? इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इंडिया किस तरह की इकोनॉमी है, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, और डेवलपिंग कंट्री को कहते हैं इमर्जिंग इकोनॉमीज। तो इमर्जिंग इकोनॉमीज में इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वर्ल्ड ओवर, उनको लगा कि थोड़ा सा खतरे का सौदा है, जो ग्लोबल टेंशन चल रही है, इसलिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट कम करी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम आई, और जो आउटफ्लो था, जो पैसा निकाला, वो ज्यादा निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, द राइजिंग कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, और बोरोइंग की जो कॉस्ट है वो बढ़ी। इस वजह से एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग एक तरीका होता है, जो हमारे देश में बिजनेसमैन हैं वो बोरोइंग्स करते हैं, कंपनीज। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग में भी गिरावट आई इस साल। तो अगर आपसे क्वेश्चन आए कि 2022-23 में क्या एफडीआई 2021-22 के मुकाबले बढ़ा, तो आपका आंसर है नहीं, घटा। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग भी घटा 22-23 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बिलाइंग मार्केट फियर्स ऑफ अ पॉसिबल स्पाइक इन इंडियाज एक्सटर्नल वर्नेबिलिटीज। दोस्तों, इसमें मोटा मोटा इस 9th क्वेश्चन में ये कहने की कोशिश हो रही है कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट वो बड़ा है, यानी कि जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का डिफरेंस है वो इस साल बड़ा है। उसके पिछले साल 21-22 में 1.1% था, और इस साल वो बढ़ के 2.7% हुआ है। आपके लिए जानना ये जरूरी है कि करंट अकाउंट डेफिसिट जिस कंट्री का जितना कम हो उतनी अच्छी बात होती है। तो आगे लिखा है, दीज डेवलपमेंट्स कंबाइंड विद नो लोअर नेट कैपिटल इनफ्लोज लेड टू अ, यानी कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा बढ़ा और जो एफडीआई ज्यादा बाहर निकली, उस वजह से हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में घटे हैं इन कंपैरिजन टू 2021-22। और उसके अलावा वैल्यूएशन इफेक्ट्स क्या होते हैं? करेंसी जो एप्रिसिएशन की वजह से हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स घट जाते हैं, तो उसको कहते हैं वैल्यूएशन इफेक्ट्स। तो इन 3 कारणों की वजह से, कौन से 3 कारण? करंट अकाउंट डेफिसिट, नेट कैपिटल आउटफ्लोज, जो नेट कैपिटल आउटफ्लोज बढ़े और इनफ्लोज घटे, और वैल्यूएशन इफेक्ट्स। ये 3 कारण की वजह से इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डिक्लाइंड बाय $28 बिलियन ड्यूरिंग 2022-23। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रॉस एनपीए शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स का घटा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये बैंकिंग सेक्टर की मजबूती को दर्शाता है। और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो भी घटा है, ये भी अच्छी बात है। प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो बढ़ा है, ये अच्छी बात है। प्रोविजनिंग कवरिंग रेशियो यानी जो लोन्स बैंक देते हैं उसको, उसके अगेंस्ट जो प्रोविजनिंग हम
होल्ड करके रखते हैं, जो प्रोविजनिंग रिजर्व हम रखते हैं, उसमें बढ़ोतरी आई है। तो इसका मतलब हमारे बैंकिंग सेक्टर, बैंक्स और मजबूत हुए हैं। और आगे लिखा है नेट इंटरेस्ट मार्जिन विटनेस्ड एन इम्प्रूवमेंट reflecting the higher degree of transmission of monetary policy to lending rates. Consequently, profit after tax registered return on equity and for further during the year. 11वें क्वेश्चन पे चलते हैं। इन 2022-23 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। इंडिया आउटपेस्ड अदर नेशंस टू इमर्ज एज द लार्जेस्ट प्लेयर इन रियल टाइम ट्रांजैक्शंस। यानी कि जो दोस्तों हम ट्रांजैक्शन करते हैं, ए ने बी को पे किया, तो वो रियल टाइम ट्रांजैक्शन, रियल टाइम उसी समय सेटल हो जाए। ए का खाता जिस बैंक में है वहां से निकल के सेटलमेंट बी के खाते में, जिस बैंक में बी का खाता है उसी टाइम वो सेटलमेंट हो जाए, ये उसको कहते हैं रियल टाइम ट्रांजैक्शन। उसमें जो इंडिया ने बहुत अच्छा ग्रोथ परफॉर्मेंस दिखाया है। इंडिया आउटपेस्ड अदर नेशंस टू इमर्ज एज द लार्जेस्ट प्लेयर इन रियल टाइम ट्रांजैक्शंस एट द ग्लोबल लेवल विद अ 46%, यानी कि 100 में से 46 ट्रांजैक्शंस जो रियल टाइम हुई वो इंडिया ने करी। तो ये बहुत अच्छा फिगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शार्प अपटिक्स विटनेस्ड इन द आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम एंड नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस इन 2022 अटेस्टेड टू द डिफ्यूजन ऑफ डिजिटल पेमेंट्स इन द रूरल एंड सेमी अर्बन ऑफ द कंट्री। बहुत अच्छा पॉइंट है दोस्तों, क्वेश्चन आ सकता है कि रूरल और सेमी अर्बन एरिया में कौन से पेमेंट इंटरफेसेस की वजह से डिजिटल पेमेंट में इंक्रीज देखा गया 2022 में। तो आंसर यूपीआई नहीं है, रूरल सेगमेंट के लिए आंसर है आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम और नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। इन दो पेमेंट इंटरफेसेस की वजह से, ये पेमेंट सेटलमेंट मेथड्स हैं, इन दोनों की वजह से हमारे रूरल और सेमी अर्बन सेगमेंट में डिजिटल पेमेंट्स में इंक्रीज देखा गया। और ये सारी डिजिटल पेमेंट्स इन दो मेथड्स के थ्रू किस पर्पस से हुई? काफी सारी गवर्नमेंट कैश ट्रांसफर्स हुए। जो गवर्नमेंट की सब्सिडीज हैं वो भी डिजिटली डिलीवर हुई, जो फिजिकली पहले डिलीवर हो रही थी उस वजह से बहुत ज्यादा करप्शन और ब्राइबरी था। गवर्नमेंट ने इस बार जो जनधन योजना के तहत अकाउंट्स खोले थे, उन अकाउंट होल्डर्स को, बेनिफिशियरीज को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर दिए थ्रू डिजिटल मोड। कौन से मेथड यूज करे? आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम, यानी कि आधार से जो लिंक्ड अकाउंट्स थे, और नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है potential financial risk from high debt levels and recent banking sector developments in the US and Europe highlight the scope for unanticipated stress। यानी कि जो आपको से पुरानी वीडियो में डिस्कस किया था, क्रेडिट सूसी और यूबीएस, क्रेडिट सूसी और सिलिकॉन वैली दो बैंक्स हैं जो बैंकरप्ट हुए। उस वजह से जो बैंकिंग सेक्टर में एक क्राइसिस चल रहा है, स्पिल ओवर इफेक्ट जो इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में होने की काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। उस वजह से इस पॉइंट में लिखा है कि ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में स्ट्रेस बढ़ सकता है। और एक और कारण लिखा है जो हाई डेट, यानी कि जिन कंट्रीज ने बहुत ज्यादा बोरोइंग कर रखी है उसकी वजह से भी फाइनेंशियल सिस्टम, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम का स्ट्रेस बढ़ सकता है। और 14th क्वेश्चन है फाइनेंशियल मार्केट्स आर सिग्नलिंग द लाइकली एंड ऑफ द ग्लोबल मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग। ग्लोबल मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग क्या होता है दोस्तों? ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं सेंट्रल बैंक सभी देशों के, इसको कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग। इस वजह से इक्विटी प्राइसेस गिर रहे हैं और बॉन्ड यील्ड सॉफ्टन हो रही हैं।
15th क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। G20 बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस बार G20 को प्रेसाइड कर रहा है हमारा देश भारत, और उसकी थीम पूछी जा सकती है, वो है वसुदेव कुटुंबकम, जिसका मतलब है वन अर्थ वन फैमिली। G20 दोस्तों का वर्ल्ड के देशों का एक ग्रुप है जो मिल के अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहता है। इसमें प्रेसिडेंसी टाइमली बदलती है, तो इस बार प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है और थीम है वसुदेव कुटुंबकम। और एक और क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें कौन कौन से इंडियन इंस्टीट्यूशंस G20 में इन्वॉल्व होते हैं इंडिया की तरफ से, तो आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रिजर्व बैंक यानी देश का सेंट्रल बैंक। ये तीनों G20 डिस्कशंस में शामिल होते हैं बाकी देशों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023-24 के लिए जो हमने जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट करी है वो है 6.5%। और अगर क्वेश्चन आया 2022-23 में जीडीपी ग्रोथ क्या रहा, तो अब अनडाउटेडली वो 6.9% आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडस्ट्रियल आउटलुक सर्वे और सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आउटलुक सर्वे, ये कौन करवाता है और किस टेन्योर पे होते हैं? आंसर है आरबीआई, सेंट्रल बैंक जो है वो करवाता है और क्वार्टरली करवाता है। 18th क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इस साल क्या इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया है, तो इसलिए इंडियन गवर्नमेंट मिलेट एक्सपोर्ट को बहुत ज़्यादा प्रमोट करने में लगी हुई है, क्योंकि हम जितना मिलेट प्रोडक्शन करते हैं उसका सिर्फ 1% मिलेट प्रोड्यूस हुआ है उसका सिर्फ 1% एक्सपोर्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि यूएनजीए ने इस साल किस चीज का इंटरनेशनल ईयर डिक्लेयर किया है? आंसर है मिलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं कि इनवर्ड रेमिटेंस आर लाइकली टू रिमेन रोबस्ट ओइंग टू बेटर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स इन द गल्फ कंट्रीज। इसका क्या मतलब हुआ? जो गल्फ कंट्रीज हैं दोस्तों, यूएई, सऊदी अरब, यूएई, दुबई, ओमान, कतर, यहाँ पे जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है। अब क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे इंडियंस काम करते हैं, तो वो फॉरेन करेंसी में जो अपनी सैलरी लेते हैं, जो प्रॉफिट्स लेते हैं, वो वापस इंडिया में भेजते हैं, उसको कहते हैं इनवर्ड रेमिटेंसेस। ये हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि ये एक फॉरेन करेंसी का सोर्स है हमारे लिए। तो ये इनवर्ड रेमिटेंसेस इस साल बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि गल्फ कंट्रीज में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल ट्रेड 2022-23 के मुकाबले इस साल WTO जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने प्रेडिक्ट किया है कि ग्लोबल ट्रेड घटेगा 2.7% 2022 से घट के 1.7% 2023 में रहेगा। आप समझ सकते हैं कि जो ऑनगोइंग टेंशन्स हैं उस वजह से ये WTO ने ये फोरकास्ट किया है कि ट्रेड वॉल्यूम घटेगा इस साल। The scope of UPI shall be enhanced to facilitate payments from pre-sanctioned credit lines at banks। तो अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है कि यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो कि एक पेमेंट इंटरफेस है इंडिया का बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर, क्योंकि मैक्सिमम डिजिटल ट्रांजैक्शंस यूपीआई के थ्रू होती हैं। तो यूपीआई को अब गवर्नमेंट नेक्स्ट स्टेप पे ले जाने वाली है। वो नेक्स्ट स्टेप है कि बैंक्स जो लोन्स देंगे, जिसको क्रेडिट लाइंस कहते हैं, वो भी अब यूपीआई के थ्रू देंगे। तो ये इस साल का टारगेट है यूपीआई के लिए। और लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का है वन ऑफ द माइलस्टोन्स ऑफ द नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन इज टू एक्सपैंड द रीच ऑफ सेंटर्स फॉर फाइनेंशियल
लिटरेसी। हमारी जो स्ट्रेटजी है फाइनेंशियल इंक्लूजन की 2019 से 2024 की स्ट्रेटजी है फाइनेंशियली सभी को इंक्लूड करने की, यानी कि सभी का बैंक खाता खुल जाए, सभी बैंकिंग सेक्टर के साथ जुड़ें। उसी को अचीव करने के लिए जो आरबीआई है वो अक्रॉस इंडिया फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर्स खोलना चाहता है एवरी ब्लॉक में, यानी कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में खोलना चाहता है। उसके लिए डेडलाइन है मार्च 2024 तक। RBI will, with the help of government, will open Central for Financial Literacy at every block. CFL is now being scaled up across the country in a phased manner, and the entire country is expected to be covered by March 2024. थैंक्स अ लॉट दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आप दोस्तों के साथ ग्रुप्स में इन क्वेश्चंस पे डिस्कशन करके अपने जो बैंकिंग नॉलेज है, इकोनॉमी की नॉलेज है, उसको और इन्हांस कर सकें। थैंक यू।